हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 2। होपफुली आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आप उसको मिस कर चुके हो तो कोई बात नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2, ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंजेस का, सॉरी ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो देखते हैं आए के कुछ कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे माइंड से समझना है। ठीक है, इजी है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, या नहीं पढ़ा होगा तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स is carried by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। बेसिकली इसमें होता क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर यानी मूवमेंट होना एयर का लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर, ये होता है, ये एक प्रेशर के क्रिएट होने से होता है। और वो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, तब ये फॉलो होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, बेसिकली इसमें दो स्टेप्स आते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें ड्यूरिंग विच एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स, ये वो स्टेप है जब हम सांस लेते हैं। ये समझिए आप इनडायरेक्टली कि जब कभी आप एयर इनहेल करते हो, ये लंग्स में जब आपकी एयर एंटर होती है, इंस्पायरेशन बेसिकली वो होता है। और एक्सपायरेशन आपका जब कभी भी एल्वियोलार एयर सेंट आउट होती है। एल्वियोलार लेयर अभी आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब कभी आप अपना एक्सहेल करते हो तो वो आएगा एक्सपायरेशन के अंदर। ठीक है, बस आप बेसिकली ये समझिए कि इंस्पायरेशन है इनहेलेशन और एक्सपायरेशन है एक्सहेलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को थोड़ा और अच्छी फॉर्म में। इंस्पायरेशन अकर when the intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure। ध्यान से समझना, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का मतलब होता है जो प्रेशर आपके लंग्स में बन रहा है। ठीक है, अगर वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो आपका इंस्पायरेशन होगा। ठीक है, अच्छा, यानी यहाँ पे आईपी नेगेटिव होगा, यानी इंस्पायरेशन प्रेशर। ठीक है, ओके। और एक्सपायरेशन तब होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी लंग्स का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होगा, तब आपका एक्सपायरेशन होगा। ठीक है, अच्छा, इसलिए आता है पॉजिटिव में ये। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हम कुछ पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो समझिए आप, इनको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सबसे पहले इसमें आई टाइडियल वॉल्यूम। इजी है, कुछ नहीं है इनमें, हार्ड नहीं है कुछ भी। देखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल एफर्टलेस ब्रीथिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। बेसिकली यही है कि जब कभी भी आप इंस्पायर्ड करते हो और एक्सपायर्ड करते हो नॉर्मली, ठीक है, ये वो होती है टाइडल वॉल्यूम। और ये लगभग कितनी होनी चाहिए, ये लगभग 500 ml होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है ये, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल वॉल्यूम कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी जब हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ, तो उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग आपकी 2500 से लेके 3000 ml तक होनी चाहिए। ठीक है, ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, आपके एमसीक्यू में अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बिल्कुल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जैसा है। ये वो है जब हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड कर देते हैं बियॉन्ड द नॉर्मल वॉल्यूम, और ये कितनी होनी चाहिए, 1000 से लेके 1100 ml तक। ठीक है, ओके, ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आई होप आपको सही में भी आ गई होंगी एक बार में ही।
आगे देखते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम्स, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो एयर रह जाना लंग्स में जब आप हार्डफुली एक्सपायर करते हो, ठीक है। ये लगभग कितनी रह जाती है आपके लंग्स में, ये 1100 से लेके 1200 ml तक रह जाती है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आई हमारी कुछ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, ठीक है। अब अभी तो हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ा था, पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। अब इनमें अंतर क्या है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब कभी भी हम 2 या मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को कंसीडर्ड करते हैं, एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो वो होती हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहले इसमें आई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या होती है ये? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड बाय डिस्टेंडिंग द लंग्स टू मैक्सिमम एट नॉर्मल एक्सपायरेटरी लेवल। इट इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेसिकली आप ये समझिए, ये सम है टाइडल वॉल्यूम का और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का। हम दोबारा समझेंगे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। नॉर्मल इंस्पायर करना, ठीक है, और नॉर्मल से ज़्यादा इंस्पायर करना, ठीक है। तो किसके अंदर आता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज के अंदर आता है, ठीक है। आगे देखते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जब कभी भी पर्सन इनहेल कर लेता है और एक्सहेल करता है नॉर्मल वेज में, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन रह जाती है लंग्स में, वो होती है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप इसको कह सकते हो इट इज अ सम ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम अभी 2 मिनट पहले हमने समझा था, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं थोड़ा सा, आगे देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज। अब क्या है ये? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम एक्स्ट्रा ब्रीथ आउट, सॉरी, ये वो वॉल्यूम है जो हम ब्रीथ आउट करते हैं एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। जैसे आप मान लीजिए योगा कर रहे हो, तो आपने इंस्पायर करा, एक्सहेल करा, इंस्पायर एक्सहेल, इस तरीके से। इसके अंदर आता है आपका टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी देखते हैं। जब कभी भी पर्सन इनहेल करता है मैक्सिमम एफर्ट्स एंड एक्सहेल आल्सो विद मैक्सिमम एफर्ट्स, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट इट इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज वेल एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी वो बेसिकली इनहेल कर रहा है नॉर्मली, और वो एक्स्ट्रा इनहेल कर रहा है और एक्स्ट्रा ही एक्सहेल कर रहा है, तो किसके अंदर आएगा? वाइटल कैपेसिटी के अंदर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना, कंफ्यूज नहीं होना आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे। इसमें मतलब बेसिकली यही कह रहा है आपका, मैं नॉर्मली इंस्पायर कर रहा हूँ, एक्सहेल कर रहा हूँ, लेकिन इंस्पायर ज़्यादा कर रहा हूँ और एक्सहेल भी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो किसके अंदर आया? वाइटल कैपेसिटी के अंदर आया भाई। आगे देखो, टोटल लंग कैपेसिटी, ये क्या कहता है? इट रेफर टू वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब ये रेफर करता है वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में रह जाती है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। ध्यान समझना, वो एक्सपायरेशन के बाद रह जाती थी, ये इंस्पायरेशन के बाद रह जाती है भाई। इसके अंदर आता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हम पढ़ते हैं कि जो आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो कैसे होता है आपकी बॉडी में। बेसिकली इसके ये 2 पार्ट्स में टेक प्लेस करती है। एक तो एल्वियोलाई में, ठीक है, ओके, जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? लंग्स के अंदर, और ये टिश्यू ऑफ द बॉडी में, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एल्वियोलाई का है, ठीक है। तो आगे देखते हैं एल्वियोलाई का, पहले आप इसका माइंड में क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वियोलाई। आई होप आपको याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे छोटा सा दिखा रखा है मैंने, आपको दिख गया होगा, ठीक है। देख लेते हैं। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एल्वियोलाई होती है वही एक्चुअली में साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज की, ठीक है। इसको आप IMP लगा दीजिएगा। और क्या होता है इसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है किस फॉर्म में? सिंपल डिफ्यूजन। आई होप आपको डिफ्यूजन याद है। डिफ्यूजन कोई मतलब वो ये
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। आई होप आपको याद होगा भाई, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो बेसिकली इसमें डिफ्यूजन कैसे कैसे होता है। ये जो डिफ्यूजन होता है वो 3 लेयर्स में होता है। एक तो स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्यूविलाई, आई होप यहाँ पे दिख गया होगा आपको, ये रहा 1 सेल्ड थिक जो लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, द एंडोथेलियम ऑफ एल्यूविलर कैपेसिटी, ये रहा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी वाला, ठीक है। और द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम, द बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी है, ये वाली। इनके अंदर आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें छोटी सी बात समझनी है कि इनका थिकनेस क्या होता है। टोटल थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा आई होप। नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द टिश्यूज। हमने एल्वेलाई का तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं गैसेस का टिश्यू में किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। सो देखते हैं इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू द PO2। यहाँ पे आपको एक बात से में आई, PO2 क्या है यहाँ पे देखिएगा। बेसिकली PO2 कुछ नहीं है भाई, PO2 बस क्या है, ये छोटा सा टर्म है, पार्शियल प्रेशर। बेसिकली पार्शियल प्रेशर नाम से भी चल रहा है, पार्शियल यानी अलग, यानी एक गैस का अपना एक प्रेशर होता है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, बस, ठीक है। देखते हैं क्या है। बेसिकली एक्टिव टिश्यूज में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है ऑक्सीजन का 40 मिलीमीटर मरकरी, Hg को हम मरकरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम आर्टेरियल ब्लड की बात करें तो वो हो जाता है ऑक्सीजन का ही 95 मिलीमीटर, यानी हाई, लो से हाई हो रहा है, ठीक है। लो से हाई हो रहा है, इनडायरेक्टली समझ चुके हो गया, 40 से 95 हो गया वो, ठीक है। डिफ्यूजन तो हो रहा है, डिफ्यूजन तो हो रहा है इनका, लेकिन एक बात बताना भूल गया, एक का डिफ्यूजन लो से हाई में हो रहा है और एक का हाई से लो में हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ऑक्सीजन का तो लो से हाई में हो रहा है, ठीक है। आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे इस पॉइंट को कि 40 से 95 में हो रहा है, यानी हाई से लो से हाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगली बात करते हैं हम अपने किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। जी हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो 45 मिलीमीटर है, जो कि हाई है ब्लड से, क्योंकि ब्लड में कितना है 40 मिलीमीटर है, ठीक है। अच्छा, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, इसकी हेल्प से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हो जाएगी, हाई से लो में चली जाएगी और लो होते होते आपसे बाहर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेरी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। So friends, by this we have completed the second part of this chapter. Hope you understand these point, ठीक है। If you have any query in any section of this chapter, so please comment, ठीक है। और पार्ट 3 बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। सो इनके नोट्स आप बना लीजिए, और जहाँ पे भी आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी है तो बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो मिलता हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो with same concept, breathing and exchange of gases part 3. Okay, thank you friends.